Hello everyone, myself उमर अहमद गनाई, सेकंड ईयर MBBS स्टूडेंट। आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ लास्ट की नीट यूजी की लास्ट 4 मंथ की जर्नी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इस वीडियो का बनाने का मकसद ये है कि मैं कहीं ना कहीं आप लोगों को मोटिवेट करूँ, क्योंकि इस वक्त आप लोगों को बहुत मोटिवेशन की ज़रूरत है और जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो उस रास्ते को बस कंटिन्यू करना है। और एक दिन ऐसा आएगा जब आप भी सफल होगे और आप भी फिर अपने कहानी से, अपने स्टोरी से लोगों को मोटिवेट करोगे। जब आप सफल होगे, जब आपका नीट क्रैक होगा, फिर आपके जो मम्मी पापा हैं, भाई बहन, जब वो फिर बोलेंगे कि हमारी बेटी डॉक्टर हैं, हमारा बेटा डॉक्टर हैं, क्योंकि उस वक्त एक अलग प्राउड फील होता है। क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं आज खुद फील करता हूँ, और जब आप फील करोगे तो फिर आपको उस टाइम बहुत खुशी होगी। और इस वक्त आपके आसपास बहुत सारे लोग होंगे जो आपको ये बोल रहे होंगे कि नीट एक इजी एग्ज़ाम है, सारा कुछ आता है, तो NCERT आता है, बहुत इजी एग्ज़ाम है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो आपको बोलेंगे कि आपकी सिलेक्शन नहीं होगी। तो उन बातों पर ध्यान नहीं देना है, जो आप कर रहे हो उसको कंटिन्यू करना है। अब हम डिस्कस करेंगे मुझे इन लास्ट की 4 मंथ नीट यूजी की जर्नी में कौन कौन सी प्रॉब्लम रही। जब टेस्ट में कम मार्क्स आते थे तो फिर मैं क्या करता था, जब कभी बहुत कम मार्क्स आए तो उस टाइम बहुत फिर मतलब डिमोटिवेट हो जाता था। तो फिर मेरा सपोर्ट सिस्टम कौन था, यानी 12th कब मैंने स्टार्ट किया था, मैं रिवाइज़ कैसे करता था और स्ट्रेस को मैं कैसे कोप अप करता था। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। पहले तो मैंने पूरी जो नीट की पढ़ाई की वो मैंने यकीन 2.0 बैच के साथ की हैं। ज़्यादातर मैं यकीन 2.0 बैच में फ़िज़िक्स ज़्यादा पढ़ता है, क्योंकि बायो और केमिस्ट्री मैंने 11th और 12th में वो थोड़ी बहुत स्ट्रांग थी, पर उतनी ज़्यादा भी नहीं थी, तो उनको मैं खुद से ही करता था। तो फिज़िक्स उसको मैं ज़्यादा यकीन 2.0 से पढ़ता था। तो यकीन 2.0 में उस वक्त जो टीचर थे जो मुझे फिज़िक्स पढ़ाते थे वो थे MR सर। तो पूरी फिज़िक्स मैंने वही उन MR सर से पढ़ी हैं। अराउंड वो बैच जब स्टार्ट हुआ था तो मैं फिर कंटिन्यूसली फिज़िक्स के लेक्चर देखता था। तो लेक्चर देखने के बाद, मतलब जब लेक्चर में देखता था, फिर उसके बाद मैं उसको 1-2 दिन बाद फिर रिवाइज़ करता। ऐसे ही चला था पूरा दिसंबर तक। तो जब आज का जो महीना था हमारा, जो उस वक्त जो यकीन 2.0 बैच में जो 12th स्टार्ट हुआ था, थोड़ी बहुत उस टाइम सर को कुछ पर्सनल प्रॉब्लम आई थी, इसीलिए थोड़ा डिले हुआ था। और अराउंड 12th जनवरी को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला लेक्चर आया था। फिर उसके बाद यानी 14 जनवरी को हमारे पूरे 11th को एक टेस्ट हुआ। और जब मैंने फर्स्ट टेस्ट दिया 11th का, मतलब मैं रिवाइज़ भी करता, हर दिन रिवाइज़ भी करता था और फिज़िक्स भी अच्छे से पढ़ी थी। तो 720 में 450 मार्क्स आए। तो मैं ऐसा शॉक हुआ, क्योंकि सब कुछ पढ़ा था, फार्मूला भी रटे थे। और जब कम मार्क्स आए तो फिर डिमोटिवेट में पूरी तरीके से हुआ। फिर 1-2 दिन मतलब उतना एफिशिएंटली में नहीं पढ़ पाया जितना मैं आम बाकी दिन पढ़ता था, तो उतना मैं नहीं पढ़ पाया। तो 450 मार्क्स आए 720 में। ऐसा लगा उस टाइम पर कि नीट इज़ नॉट माई गेम। बट एक सपोर्ट सिस्टम जो नीट की जर्नी में बहुत इम्पॉर्टेंट है। यानी अगर आज जिस स्टेज पर हूँ मैं, इधर मेडिकल कॉलेज में आया हूँ, तो क्योंकि हर समय जो मेरी बहन थी वो मेरे से सीनियर थी और हर समय मुझे मोटिवेट करती थी, क्योंकि वो इस फील्ड में नहीं थी, मगर हर समय मुझे मोटिवेट करती थी। बोलती थी कि आप कर सकते हो, बस आप अपनी जो आप करते थे, जो आप कर रहे हो उसको कंटिन्यू करो। और फिर मैंने जब एनालिसिस की, उस टेस्ट की, तो उस एनालिसिस से फिर मुझे यही पता चला कि मैं तो रिवाइज़ भी करता था, सारा कुछ करता था, बट जो मेन प्रॉब्लम थी वो थी कि क्वेश्चन प्रैक्टिस में ठीक से नहीं कर पाता था। तो फिर मैंने पूरा एक एनालिसिस किया उस पेपर को। तो फिर मुझे यही पता चला कि क्वेश्चन प्रैक्टिस में
अच्छी तरीके से नहीं कर पाता था। तो फिर मैंने उस क्वेश्चन प्रैक्टिस पर काम किया और जब मैंने दूसरा टेस्ट फिर दिया, फिर 500 मार्क्स आए। 720 में 11th का जो फुल टेस्ट हुआ था उसमें 500 मार्क्स आए 720 में। तो उस टाइम भी फिर एट ए टाइम आपको अभी बहुत कम मार्क्स आ रहे होंगे, इन्हें किसी को 450 आ रहे हैं, किसी को 500, किसी को 550। तो आप ये चाह रहे हो कि हमें 720 में क्यों नहीं 680 आ रहे हैं, 650 क्यों नहीं आ रहे हैं। एट ए टाइम आपको स्कोर 680, 690, 700 नहीं आएंगे। तो जो मार्क्स हैं वो स्टेप वाइज बढ़ते हैं, क्योंकि उस टाइम मुझे भी लगता था कि मुझे 720 में 650 क्यों नहीं आते हैं। और क्योंकि मार्क्स ऑलवेज स्टेप वाइज बढ़ते हैं, जो आप कर रहे हो उसको कंटिन्यू करना है। और फिर यही चलता गया और जो पूरे बैच में जो सिलेबस जो कंप्लीट हुआ था हमारा, वो हुआ था 21 मार्च को पूरा सिलेबस ख़त्म हुआ था। और फिर जब पूरा सिलेबस कंप्लीट हुआ, जब मैंने फिर पूरे जो होल सिलेबस का टेस्ट दिया था वो अराउंड 26 को दिया था, तो उसमें भी उतने खास मार्क्स नहीं आए, 550 मार्क्स आए। और पूरा मैंने पढ़ा था, अच्छे तरीके से पढ़ा था, क्योंकि यही जो प्रॉब्लम थी कि वो मैं टेस्ट में काम देता था। क्योंकि टेस्ट जब तक आप हर आज से एक वीक में 2 टेस्ट नहीं दोगे तो आपका एक फ्लो बनेगा टेस्ट देने का। और टेस्ट देना और पढ़ना एक अलग चीज़ है। टेस्ट में परफॉर्म करना और टेस्ट में मार्क्स करना, आप कितने पढ़ रहे हो वो उससे मैटर नहीं करता। क्योंकि टेस्ट में जो आपका वो 3 आवर्स का जो माइंड का जो अट्रैक्टिवनेस होता है वो आपको तभी आएगा जब आप लगातार कंटिन्यूसली टेस्ट दोगे। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो साल भर सब कुछ पढ़ते हैं मगर उनको फिर टेस्ट में टाइम मैनेज ही नहीं होता है, जिसकी वजह से फिर उनका फाइनल एग्ज़ाम नीट में फिर स्कोर ही नहीं आता है। तो ज़्यादातर आपको आप फोकस करना, एक तो टेस्ट पर फोकस करना, उसके बाद जब आप टेस्ट दे रहे हो अभी तो उसको एनालिसिस करना। ये नहीं करना कि बस मैंने अब टेस्ट दिया, अब कम मार्क्स आए, अब आप डिप्रेस हो गए हो, आपने अब यही छोड़ा कि अब नेक्स्ट टेस्ट में मैं अब अच्छा स्कोर लाऊंगा। नेक्स्ट टेस्ट में तब तक अच्छा स्कोर नहीं आएगा जब तक आप उस प्रीवियस टेस्ट की एनालिसिस नहीं करोगे। तो एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो मैंने अपनी उस जर्नी से सीखा वो यही था कि एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर मैं एनालिसिस उस टाइम नहीं कर पाता था, मुझे अपने वीक पॉइंट नहीं पता चलते थे उस टाइम, तो आज मैं यहाँ पर नहीं होता। तो एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आपको अभी 450 आ रहे हैं, 550 आ रहे हैं, तो हर टेस्ट के बाद उसकी एनालिसिस करनी है, अच्छे से 2-3 घंटे देकर एनालिसिस करनी है। और फिर उसके बाद एनालिसिस के बाद आपको फिर रिवीजन पर काम करना। क्योंकि अगर आपका अभी 12th चल रहा है, आपने 11th पूरा कंप्लीट किया है और रिवीजन पर काम करना। हर दिन आपको ये टारगेट रखना है कि जो मेरे चैप्टर्स हुए हैं, सपोज पूरा अगर आपका 11th हुआ है तो आज से आपको अलग से 3 घंटे का एक शेड्यूल बनाना है, जिसमें आपको ये अपने आप से वादा करना है कि मुझे 3 चैप्टर रिवाइज करने हैं। चाहे वो बायो में 1 हैं, फिजिक्स में 1 चैप्टर हैं और केमिस्ट्री में 1 चैप्टर है। तो ये प्लान आपको साथ साथ बनाना है। अगर आप अब ये कहोगे कि जब पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा फिर हम रिवाइज करेंगे, तो एट लास्ट फिर आपको कुछ नहीं याद होगा। तो जो आप पढ़ रहे हो, चाहे आप लेक्चर में जो आप पढ़ रहे हो, तो एट लास्ट आपको वो सारी चीज़ें रटी होनी चाहिए और दिमाग में, माइंड में सब कुछ होना चाहिए, सब कुछ फार्मूले होने चाहिए और एनसीईआरटी भी रटी होनी चाहिए, केमिस्ट्री के फार्मूला भी रटे होने चाहिए और कुछ रिएक्शन जो डायरेक्ट नीट में आते हैं वो भी रटे होने चाहिए। तो तभी वो आप रट पाओगे जब आप उनको बहुत बार रिवाइज करोगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स यही प्रॉब्लम पूछते हैं कि हमारे टेस्ट में कम मार्क्स आते हैं, हम रिवाइज करते हैं। देखो यार, एक चैप्टर एक बार नहीं होता है। आज भी मैं जब MBBS का खुद पढ़ता हूँ तो एक चैप्टर को 5-6 बार पढ़ना पड़ता है, एक कंसेप्ट को 5-6 बार पढ़ना पड़ता है, तब वो पूरी तरीके से, तब भी वो मतलब उसका कंसेप्ट नहीं आता। तो जब आप एक चैप्टर को 10 बार पढ़ोगे, 20 बार पढ़ोगे, एक कंसेप्ट को 20 बार पढ़ोगे, तो तभी वो फिर आपको वो कंसेप्ट आएगा। आपको अगर कोई भी फिर उस कॉन्सेप्ट से कोई भी क्वेश्चन आएगा फिर आप कर पाओगे, क्योंकि तभी आपने वो बहुत बार रिवाइज किया। जब आप एक चैप्टर एनसीईआरटी का एक चैप्टर 10 बार पढ़ोगे तो फिर उसमें जब जो भी क्वेश्चन आएगा वो आपको आएगा। तो ऐसे ही आपको हर चैप्टर को बहुत बार पढ़ना है।
तो केमिस्ट्री में भी और फार्मूला शीट को लगातार आपको नज़र मारनी है टिल 5 मई तक, और ऐसे ही आपको जो आप फ्लो अब चलाना है और हर दिन 3-3 घंटे सेपरेट निकालने हैं रिवीजन के लिए। और फिर उसके बाद पूरा ऐसे मैंने फिर 10-15 टेस्ट दिए फुल सिलेबस के एट लास्ट के महीने में, और उसमें फिर अराउंड यही स्कोर रहता था 610, 620, एक बार 650 आया था। तो जब मैंने फिर नीट का जब एग्ज़ाम था और नीट के एग्ज़ाम के एक दिन पहले उस टाइम पूरी रात नींद नहीं आई, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि अगर सिलेक्शन नहीं हुई फिर से वापस वही काम करना पड़ेगा। तो ऐसा लग रहा था, बट एक चीज़ था मेरे जहन में जो माइंड में हर साथ चलता था, वो ये था कि जितना मैं दे सकता था इस जर्नी को उतना मैंने दिया। मैंने अपने पूरे 100% दिया। यानी ना मैं कोई सोशल मीडिया का कोई प्लेटफार्म चलाता था, तो जो मुझे टाइम मिलता था काम के बाद, जो मुझे टाइम मिलता था वो मैं सिर्फ पढ़ाई पर यूटिलाइज़ करता था। तो बस माइंड पर यही था कि मैंने अपना पूरा सब कुछ दिया इस जर्नी को। अगर नहीं भी होगा तो लाइफ के किसी भी स्टेज पर फिर मुझे यह फील नहीं होगा कि काश मैंने उस टाइम इतनी थोड़ी और बहुत मेहनत की होती हैं। तो ऐसा कभी नहीं लगा मुझे, क्योंकि मैंने इस जर्नी को सब कुछ दिया था। फिर भी अगर नहीं होती तो मुझे फिर लाइफ के किसी भी पॉइंट पर ऐसा फील नहीं होता काश आपने थोड़ी और मेहनत की होती। और जब मैं फिर सुबह एग्ज़ाम सेंटर पहुंचा तो मेरे घर से अराउंड एग्ज़ाम सेंटर नीट का 7 किलोमीटर दूर था, और बदकिस्मत की बात यह है कि आधार कार्ड ही घर पर पड़ा था, तो वो आधार कार्ड के बगैर अंदर जाने नहीं देते थे। क्योंकि मुझे मेरा भाई साथ था, उसने उस टाइम मेरे लिए बहुत कुछ किया। फिर घर से वो आधार कार्ड लाया 30 मिनट्स में, और उस पॉइंट पर ऐसा फील लगा, एक पॉइंट उस टाइम ऐसा आया कि ऐसा लग रहा था कि पूरी जो जर्नी थी 2 साल की जर्नी, 1 साल की जर्नी थी, 2 साल की जर्नी, वो सारी ज़ाया हो गई, वो सारी वेस्ट हो गई, क्योंकि वो अंदर जाने नहीं देते थे जब तक आधार कार्ड साथ नहीं होता। तो उसने फिर लाया, ऐसे तैसे उसने लाया, तो फिर मैंने एग्ज़ाम दिया अंदर। फिर जब एग्ज़ाम सेंटर से बाहर आया तो ऐसा लग रहा था कि पेपर ठीक गया, एक गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। तो फिर घर वालों को भी मैंने बोला था, मतलब इतने पॉइंट आएंगे तो कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज तो मिलेगा ही। फिर उसके बाद फिर मैं फिर काम पर वापस चला गई, नहीं अपने घर से अराउंड यही 60 किलोमीटर दूर था काम पर। फिर जब रिज़ल्ट आया तो फिर मेरे भाई ने मुझे 10 बजे शाम को फ़ोन किया कि नीट का रिज़ल्ट निकला है। तो उस टाइम मेरे पास फ़ोन में रिचार्ज नहीं था। फिर मैंने उसको रोल नंबर सेंड किया, तो फिर उसने रिज़ल्ट देखा तो उसने बोला इतने पॉइंट आएंगे, इतने पॉइंट आपके बन रहे हैं। तो मैंने सोचा उस टाइम इन पॉइंट पर तो कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। और फिर उसके बाद फिर जो हुआ वो आप सब लोग जानते हो। फिर उसके बाद मुझे फिर कॉल आई PW से, और फिर मैंने PW में इंटरव्यू दिया। और ये पूरी जर्नी थी मेरी इन लास्ट के 4 मंथ्स में। और मेरी जर्नी में ऐसे भी दिन आए हैं जब मैं यानी पूरे बारिश में मैंने एक दिन नहीं बहुत सारे दिन पूरे बारिश में मैंने काम की। और फिर 3 दिन ऐसा बुखार चढ़ा, फिर 3 दिन में कुछ नहीं कर पाया। और ऐसे भी दिन मेरे लाइफ में गुजरे हैं कि दिन को काम करता था और फिर जब मैं पढ़ने बैठता था तो ये सारे मस्तिष्क क्रैम्प होती थी, फिर मैं ऐसे नहीं कर पाता था। तो मगर एक जिद थी, करना था, क्योंकि जो आप कर रहे हो वो आपको कंटिन्यू करना। ऐसे भी दिन आए हैं कि जब मैं -3 में भी काम करता था, और जब फिर वो घर वाले खाना वाना लाते थे, जब हम फिर इन हाथों को फिर गरम करते थे, और जब अंदर से खून जब गरम होता था तो ऐसी चीखें निकलती हैं। आज भी वो चीखें मुझे सही से सोने नहीं देती हैं, क्योंकि आज भी वो चीखें कहती हैं कि अभी आपको बहुत कुछ काम करना है। तो बस जो आप कर रहे हो अपने आप पर बिलीव रखो। अगर आप पर कोई भी बिलीव नहीं करेगा तो आपको अपने आप पर बिलीव करना है कि आई कैन डू। जो मैं कर रहा हूँ, मैं ईमानदारी के साथ आप पढ़ाई करो, ईमानदारी के साथ आपको अपना सब कुछ इसमें झोंकना है, और सिलेक्शन आएगी। क्यों नहीं आएगी? जब आप सब कुछ दोगे जर्नी को तो सिलेक्शन एट लास्ट आएगी। और हार नहीं माननी है। अगर मैं भी उस टाइम हार मानता तो आज मैं यहाँ पर नहीं होता, क्योंकि कहीं ना कहीं इस वीडियो से मैं आपको मोटिवेट करूँ, और कल जाके आप भी लोगों को मोटिवेट करोगे। तो हार नहीं मान लो, जो आप कर रहे हो NCERT पर फोकस करना है,
रिवीजन पर फोकस करना है, सारी चीज़ें पर फोकस करना है। और आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। थैंक यू।